नमस्कार। बीजेपी 400 सीटें जीतने निकली थी, लेकिन हाल ये हो गया कि चारों तरफ से बीजेपी फंसी हुई है। हालत ये है कि बीजेपी छठे चरण के बाद अब अयोध्या की सीट भी बचा नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या की सीट भयंकर फंसी हुई है। इधर महाराष्ट्र से बुरी खबर बीजेपी के लिए ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं नितिन गडकरी चुनाव हार रहे हैं, और इधर बनारस में नरेंद्र मोदी को जीतने के लिए पूरे देश की बीजेपी को उतारना पड़ गया है। तो ये हालत इतनी खराब क्यों है? छठे चरण के बाद ये सातवां चरण बीजेपी के लिए कैसा जाने वाला है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक बात बताइएगा, इस बात में कितना दम है कि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी चुनाव हार रहे हैं? प्रज्ञा जी, मैं आपका ओपनिंग रिमार्क सुन रहा था। आपने कहा कि अयोध्या की सीट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गई है, फंसी, और वो हार सकते हैं। वो बुरी खबर हो सकती है, लेकिन नागपुर में गडकरी जी हार रहे हैं, ये खबर बीजेपी के लिए बुरी नहीं, क्योंकि आज के डेट में बीजेपी के मायने अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। बीजेपी के मायने नड्डा जी या राजनाथ सिंह या योगी नहीं है। बीजेपी के मायने संघ नहीं है। बीजेपी अब मात्र अमित शाह और नरेंद्र मोदी रह गए हैं। तो गडकरी के हारने से मोदी शाह को फायदा है? मतलब बिल्कुल फायदा है। मैं बता रहा हूं आपको कि गडकरी की स्थिति क्रिटिकल हो गई थी, बिल्कुल, क्योंकि गडकरी जी ने ये कहा था कि इतना मैंने काम किया है नागपुर में, और जब आप काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, नागपुर जैसे शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें बाकी जो ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो तो 3-3 जिलों के साथ, कई बार कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जिले लगते हैं, 3 कलेक्टर से बात करनी होती है, आपको बहुत ट्रैवल करना होता है लंबा। लेकिन नागपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उस शहरी, जैसे आपके लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लखनऊ में एक लखनऊ शहर है और आसपास का थोड़ा सा ग्रामीण इलाका होगा, तो वहां के सांसद को दिखता है कि वो जो काम करता है वो है। गडकरी जी ने बहुत मेहनत की नागपुर में, ऐसी बात नहीं है, और अक्रॉस द पार्टी लाइन गडकरी जी के साथ लोग भी थे, अक्रॉस द कास्ट फैक्टर, ये सारे लोग थे। लेकिन एकाएक गडकरी जी को 24 घंटे काम करना पड़ा, पूरा परिवार चुनाव में उतर आया और बहुत मेहनत करनी पड़ी। कहीं ना कहीं गडकरी को हराने का प्रयास किया गया। गडकरी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे उनको, मतलब यदि मैं ये कहूं कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो गया था, कांग्रेस के पास पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नागपुर एक ऐसी जगह थी जहां पैसे की कमी नहीं थी, और इसलिए नहीं थी कि मुझे लगता है कि गुजरात से भी गंगोत्री आई है, उन्होंने भी खूब धन लुटाया है। तो कुल मिला के वो गडकरी जी को वही गडकरी जी का पत्ता काटना चाहते थे कि यदि नागपुर से चुनाव ही हार गए तो फिर ये जो खबरें आ रही है कि अगला यदि 230 पे आएगा, 240 पे आएगा तो कोई सा होगा, नया नेतृत्व तो कैसा होगा, संघ किसके पीछे खड़ा रहेगा, ये तमाम चीजें ये होती है। और हालांकि इसमें कितना तथ्य है पता नहीं, लेकिन नागपुर में जो जो काफी भाजपा के लोग भी थे, जो नागपुर का कार्यकर्ता तो बहुत ताकत से लगा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और गडकरी जी, इनके बीच में जो अदावत है, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस भी कई जगह खुल के दिखाई दिए कि क्या उधर से भी कोई तकलीफ देने का काम हुआ है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं मानेंगे, उन्होंने ये किया, लेकिन नागपुर की जनता जानती है, और सारे पत्रकार जो महाराष्ट्र को जानते हैं वो जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी तफावत है। और कई बार देवेंद्र फडणवीस के कंधे से बंदूक भी चलाई है, गुजरात से जो बंदूकें चली है उसका खंदा देवेंद्र फडणवीस का था और टारगेट नितिन गडकरी का था। लेकिन फिर नितिन गडकरी का एक अपना वोरा है, नितिन गडकरी का अपना एक व्यवहार है, और नितिन गडकरी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं जो अक्रॉस द पार्टी में। मुझे याद है कि एक कांग्रेस का एक अच्छा खासा बड़ा नेता, उसके बीच में संकट आया था, और तो उसके आदमी को बुला के बोला कि भाई उन्हें बोलना डरने की जरूरत नहीं, मैं उनके साथ हूँ और इस संकट से हम निकलेंगे। तो ये क्योंकि एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, मतलब उस जमाने से साथ में हैं लोग। नागपुर शहर में एक बड़ी अलग ये है कि बड़े आपसी संबंध बड़े अच्छे रहते हैं कि एक दूसरे के घर जाना। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी को बीजेपी ही हरा रही है? नितिन गडकरी को बीजेपी, मतलब आज की बीजेपी, मैं ये बीजेपी नहीं बोलता हूँ तो है, आज की बीजेपी जो मोदी शाह वाली बीजेपी, मोदी शाह ही बीजेपी है। देखिए मोदी ही, अब कहाँ बीजेपी की सरकार है, कहाँ बीजेपी की गारंटी है, कहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है? चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं। हर आदमी कहता है कि मोदी जी के लिए 400 सीटें आएगी, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी स्वयं कहते हैं कि मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी।
मोदी जी स्वयं कहते कि मोदी की गारंटी, मोदी जी कभी नहीं कहते कि बीजेपी की गारंटी, बीजेपी की सरकार है। जब ये व्यक्तिवाद पे इतना हावी हो गया है और एक व्यक्ति इतना हावी हो गया है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो दिन मुझे याद आते हैं जब बरुआ साहब ने कहा था, पूरे देश ने उनको धिक्कार दिया था, क्योंकि अरे तुम भारत को कहाँ तुम इंदिरा जी से तुलना करते हो, भारत एक महान देश है। वैसा पूरा भाजपा ही मोदीमय हो गया है, मोदी ही भाजपा है और अमित शाह ही अब संगठन और सत्ता दोनों के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से उनका कब्जा हो गया है। कई बार तो मुझे नरेंद्र मोदी जी भी अमित शाह के ही अंडर दिखाई देते हैं, यदि बहुत क्लोजली माइक्रो लेवल पे जाके देखा जाए। कई डिसीजंस ऐसे हैं कि जो मोदी जी नहीं चाहते हुए भी हुए हैं और वो डिसीजंस जो हुए हैं, जो कार्यवाहियां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इंगित करती है कि अमित शाह जी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। तो ये लड़ाई उनकी है। तो ऐसे में जो लोग ये राजनीति का ये है और खासकर दिल्ली का इतिहास प्रज्ञा जी बहुत बुरा है। दिल्ली में, दिल्ली के तख्त पे जो भी बैठा है, उसने हमेशा अपने भाइयों की हत्या करके ही तख्त पाया है। अपनों का खून बहा के ही वो तख्त पे तख्त नशीन हो गया है। तो आज वो इतिहास नहीं है, आज बादशाह नहीं है, लेकिन आज प्रधानमंत्री बादशाह से कम भी नहीं और प्रधानमंत्री की कुर्सी एक सिंहासन से कम भी नहीं। तो वहां पे भी यही होता है कि आपस में जो है उसका खच्चीकरण किया जाता है कि कोई अपने लिए थ्रेट ना हो। तो ऐसा हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी में कई बड़े-बड़े नेता थे जिनका खच्चीकरण किया गया, जिनको मोदी जी स्वयं आए तो उन्होंने अडवाणी जी के घर बिठा दिया। मोदी जी ने कई बड़े-बड़े नेताओं को घर बिठा दिया। जो अच्छा समकक्ष सर, उनके एक जो चीज और भी कही जा रही है, क्योंकि अभी आप गद्दी का जिक्र कर ही रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हारते भी हैं तो भी गद्दी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, और अगर जनता चुनाव हरा देती है, कोई पार्टी सत्ता में है, चुनाव में हार गई है, तो सत्ता में जबरन रहने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं अशोक सर? 2-3 विकल्प है प्रज्ञा जी, इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा गैर कानूनी भी नहीं मानता उसको, क्योंकि जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा, जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा तो ऐसे में राष्ट्रपति जी के पास ये प्रोरोगेटिव है कि वो सबसे बड़े राजनीतिक दल को सबसे पहले न्योता देंगे। जब सबसे बड़ा राजनीतिक दल क्या है, सिंबल किसका है? इंडिया गठबंधन है, लेकिन सब अपने अपने सिंबल पर रहे। अब इंडिया गठबंधन कल एकदम दावेदारी करने जा भी नहीं सकती। इंडिया गठबंधन को भी अभी अपने आप में उलझना होगा, सुलझना होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा होगा एकाएक। इसी बीच में यदि राष्ट्रपति जी ने सबसे बड़ा, और राष्ट्रपति जी अभी बीजेपी की है, तो ये सब कहने की बातें होती है कि विपक्ष मतलब निष्पक्ष होता है, राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है, स्पीकर, लेकिन हमने ये देखा है जहाँ निष्पक्ष संस्थाएं ही बीजेपी का प्रकोष्ठ हो चुकी है, तो वो जो बीजेपी वाले हैं वो निष्पक्षता क्या आप ये कर पाएंगे? तो ऐसे में सबसे बड़ा राजनीतिक दल, मैं ये बोलता हूँ 335 235 पे देख लीजिए आप, 235 एक बेंचमार्क रखते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए। तो 235 में यदि सरकार का सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता होगा, और यदि भाजपा में घमासान नहीं हुआ, यदि भाजपा वैसे की वैसे ही कव्वालों की टोली बन के रह गई सारे सांसद, तो फिर नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे आएगा, फिर नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने मतलब सरकार बनाने के लिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं कि आप सरकार बनाइए और आप मुझे 1 महीने के अंदर लोकसभा में अपना विश्वास का मत बता दीजिए। ऐसे में पीठासीन अधिकारी कौन बनता है वो देखना होगा, और फिर वॉइस वोट से यदि वो हो गया कि भाई वॉइस वोट से स्पीकर का चुनाव होगा, वो वॉइस वोट से हो गया तो क्या करेंगे आप? स्पीकर का चुनाव वॉइस वोट से हो गया तो आप क्या करेंगे? आप हंगामा करेंगे, वोट डिवीजन मांगेंगे, हंगामा करने पे आपको भगा दिया जाएगा, फिर बाकी बचे हुए लोग स्पीकर का चुनाव वोट डिवीजन भी होगा तो 235 अगेंस्ट 0 हो जाएगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगी, क्योंकि सदन में जितने लोग हैं उसका बहुमत माना जाता है, ना कि सदन की कैपेसिटी का बहुमत। ये हमारे यहाँ एक है लोचा। तो उस हिसाब से फिर ये 6 महीने की जगह मिल जाएगी, सरकार 6 महीने के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। ऐसा ही जो चंडीगढ़ मॉडल जिसको मैं कहता हूँ, और फिर 6 महीने में साम दाम दंड भेद सब करके 270-72 करने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, इस चुनाव में मैंने कई चुनाव मैंने करे हैं, 77 वगैरह के तो चुनाव हम बहुत छोटे बच्चे थे, तो हम क्या मतलब हमारे लिए तो अखबार पढ़ते थे और लोगों से सुनते थे क्या हुआ। लेकिन मैंने जितने जीवन में चुनाव देखे, ये पहला चुनाव मैंने देखा जहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, जहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
आज एक रैली हुई है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश की और राहुल गांधी की। देखिए इतने बड़े, आज धूप इतने बड़े नवतपा चल रहा है, मतलब आदमी जल रहा है। ऐसे धूप में कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है पार्टियों के पास, अकाउंट्स फ्रीज है। ऐसे में जिस तादाद में लोग भयानक भीड़ के साथ आए हैं, तो ये जनता का उत्साह दिखता है। ये जनता का उत्साह राहुल और उसके प्रति नहीं, ये अच्छा जनता सर, का एक क्रोध। एक चीज और ये भी है। हाँ, तो ये जनता का जनता का क्रोध, उत्साह तो पूरा दिख रहा है हम। तो हाँ। जनता का जो क्रोध है, ये दिखता है कि जनता चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो जहां जनता चुनाव लड़ती है और आपने यदि अल्पमत की सरकार चलाई, हाँ। और यदि अल्पमत की सरकार आपको टेक्निकली खेल करके आप यदि इसको अल्पमत की सरकार यदि थोपना चाहे देश में, तो फिर सिविल अनरेस्ट होता है जी। और जब सिविल अनरेस्ट होता है तो उस सिविल अनरेस्ट को कैसा टैकल कर पाएंगे? यस। क्या ये आशंका मोदी जी को भी है? क्या ये आशंका सरकार को भी है? क्योंकि सर बहुत सिविल चीजें हो रही हैं, संकेत हो बहुत रही सारे आ रहे हैं, सवाल लोग उठा आ रहे रहे हैं कि अचानक से चुनाव चलते चलते ही आर्मी चीफ का एक्सटेंशन हो मैं गया, फिर हम उसी पे देख आ रहे हैं रहा कि था। आईएएस मैं अधिकारियों के मैं तबादले हो गए, तमाम मैं सरकारी संस्थाओं की सर आग लगी जा रही है, इनकम टैक्स वो ऑफिस आग में लग आग जाए। लगी। डीआरडीओ के चेयरमैन की निवृत्ति जो थी, रिटायरमेंट जून में थी, हाँ। लेकिन उन्हें अभी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये क्योंकि हलचल क्या कह डीआर रही है, क्या संकेत दे रही है सर? तो ये हलचल मुझे लगता है कि अल्पमत की सरकार चलाने के लिए जो ताकत का प्रयोग करना होगा, क्योंकि फिर सेक्रेटरी जो बदले हैं 5 में, उसमें सेक्रेटरी लॉ बदला है, सेक्रेटरी लोकपाल बदला है, सेक्रेटरी कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स बदला है। तो ये जो की पोस्ट पे लोगों का प्लेसमेंट चल रहा है, क्या इसके लिए चल रहा है कि अपने खास लोग वहां बता दें? मैं अब हमारे जो सैन्य के जो कमांडर है, मतलब आर्मी के जो चीफ है हमारे, मनोज मनोज पांडे जी। पांडे जी, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाया और उन्होंने बिल्कुल जब तक उन्होंने आर्मी को हेड किया, तब तक उन्होंने बिल्कुल देश का नाक ऊंचा रखा है। कहीं हमारा देश का जो आर्मी है, सैन्य जो है हमारा, इसमें कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति इससे ऊपर उठ के काम होते हैं और कभी राजनीति हावी नहीं या राजनीति की एंट्री नहीं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ तो रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट की जगह दूसरे लोग आते हैं। ये ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट थोड़ी है, या राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा थोड़ी है कि एक रिटायर्ड हो गया तो चुनाव लड़ने के लिए आप किसी भी आयरे गहरे नत्थु खैरे को नाम दे दिया और वो आके वहां पे सांसद बन गया। ऐसा नहीं है। आर्मी में जो सेकंड इन कमांड है, जो इनकी जगह ले रहा है, हाँ, वो उसने भी पूरी जिंदगी दी है। बिल्कुल। वो भी मनोज पांडे जी की बराबरी के है, बस थोड़ी सी मनोज पांडे 1-2 साल से सीनियर है, तो ये अध्यक्ष बन गए। इनके रिटायरमेंट के बाद वो अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बदलता है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय में कोई बदलाव थोड़ी आता है? क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय के ये जाएंगे डीवाई चंद्रचूड़, उनके जगह यदि कोई दूसरा आदमी आएगा तो पहले से तय है कौन आएगा। वो भी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश है, वो सर्वोच्च न्यायालय में काम कर रहे हैं, उनको मालूम है क्या है ये। बस एक पोस्ट जाती है, एक पोस्ट ऊपर जाती है, एक ऐसा एक सर्कल है, उसी सर्कल के तहत हमारे यहाँ होता है। लेकिन ऑल ऑफ सडन चुनाव के चलते उनको एक्सटेंशन देना, मुझे अच्छा लगता है यदि मनोज पांडे एक्सटेंशन नहीं लेते। वो कहते कि नहीं, आर्मी का अपना एक डिसिप्लिन है भाई, हम नहीं लेंगे एक्सटेंशन, जो भी है उनको आने दीजिए, लेट हिम कम, हु इज द नेक्स्ट। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई खिचड़ी पकने का संकेत मिल रहा है क्या? मुझे इन तमाम चीजों को देखते हुए इतनी जल्दी क्यों? यदि आपको 400 सीटें मिल रही है, आप 300 पार चले गए हैं, आप 370 चले गए और सभी कहते हैं इतने ताकत के साथ। प्रधानमंत्री हंस हंस के खिल्ली उड़ाते हैं लोगों की कि बताइए ये 400 का बोल रहे थे तो उसी में उलझ गया विपक्ष है और मैं तो अपना चुनाव लड़ता रहा, इनको तो समझ में नहीं आता ये मूर्ख। जब ये सारे लोग मूर्ख हैं, जब आपको इतना तेजी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जल्दी 2 ही बार करता है आदमी, या तो फिर उसको ये विश्वास ही नहीं कि मैं आ रहा हूं, तो मैं आने के बाद जो गड़बड़ होगी उसको संभालने के लिए मैं अभी से लोगों को पोस्टिंग कर दूं। ये तमाम इंडिकेशंस हैं। क्या हम ट्रंप का जैसा सीन देखने जा रहे हैं, जो कैपिटल हिल से उतरने को ही तैयार नहीं था, फिर लोगों ने जबरिया घुस के उनको उतारा, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बदल दी? बताइए,
मॉक ड्रिल हो रही है, हजारों के तादाद में सिक्योरिटी के नए प्रोटोकॉल्स तैयार हुए पार्लियामेंट में। ये सब क्या है? इसका इंतजार क्यों नहीं? 4 और तारीख तक सबसे बड़ी इंतजार क्यों बात है नहीं? अशोक एक सर कि सप्ताह। ये सवाल आम लोगों के हैं और इन सवालों के जवाब हम और आप ही दे सकते हैं, और इन सवालों पर बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आम लोगों के वो सवाल कहीं गुम ना हो जाएं, क्योंकि गोदी देखिए, मीडिया में तो कहीं उन सवालों का जिक्र है नहीं। नहीं गोदी मीडिया तो इसको वाह वाह करेगा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। कोई नया परसेप्शन लेके आए, बोले उनको पीओके पे हमला करना है इसलिए पांडे जी को रखा है। अरे मतलब, तो पीओके पे हमला करना, किसी भी देश पे किसी भी देश द्वारा हमला करना, इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के टुकड़े किए थे 2, उसको 1 साल की तैयारी थी। ऐसे ओवरनाइट सुबह उठ के रसगुल्ला खाने जैसा नहीं है। जी। इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो भी अब मॉनिटर करती है। इंदिरा गांधी सर ने बांग्लादेश तोड़ने, एक तरफ ये चीजें हैं और एक तरफ एक और लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय ही तमाम सरकारी संस्थाओं में, जैसे इनकम टैक्स के ऑफिस में आग लगी, और हम देख रहे हैं कि आज ही की खबर है सर, एक फ्लाइट में बॉम्ब होने की खबरें निकल कर आई, जैसे तैसे लोगों को निकाला गया, ऐसी बड़ी सारी खबरें आ रही हैं आग लगना। तो ये जो आग लगना है, मोदी जी भी भाषण से आग ही उगल रहे हैं आजकल, तो ये सब क्या संकेत देता है सर? ये संकेत उनका फ्रस्ट्रेशन का देता है। कांग्रेस कह रही है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सबूत मिटाए जा रहे होंगे, लेकिन सबूत ऐसे नहीं मिटते। यदि उनको लगता है कि फाइलें जलने से सबूत मिटते हैं, तो नहीं। चीजें बहुत सारी बातें होती है, यही अधिकारी अपनी फाइलें कॉपी करके घर में रखते हैं, सब बातें चीज में आती है, सारी चीजें सामने आती है। पाप जो है ना प्रज्ञा जी, इसको आप कुछ दिन तक ढक सकते हो, ये ज्यादा देर नहीं बचता, ये उछल के आता है बाहर। आपके कुकर्मों का पाढ़ा आज नहीं तो कल, लेकिन ये लोगों के बीच में आएगा। और यदि मीडिया गोदी हो गया है, यदि पत्रकार चमचे बन गए हैं, पत्रकार सरकारी दरबार के दरबारी बन गए हैं, भटेर बन गए हैं, तो ये बात थोड़ी है कि सारे पत्रकार ही बन गए। पोर्टल्स भी है, आपका पोर्टल है, आपका प्लेटफॉर्म है, कई प्लेटफॉर्म्स है जिस प्लेटफॉर्म से लोग बोल रहे हैं, और उसको लाखों करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल लोगों के हैं जिनको हम शब्द देते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि मैंने कोई रात को सपना देखे, या कोई रेसिपी नहीं है कि इतना प्याज और इतना चावल डाल के और ऐसा उबालने से और पहले इसमें इमली डालने से एक नया नया इशू आ जाएगा बाहर। ये शॉकिंग था। एक्सटेंशन ऑफ 1 month was a shocking. Extension of 1 year to DRDO chief was shocking. ये सारी चीजें असामान्य स्थिति में होती है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, होती है। हमारे देश में अभी तक 2 बार ऐसा हुआ है जो एक्सटेंशन दिया गया, वो भी असामान्य स्थिति में दिया गया। लेकिन स्थिति असामान्य हो तो फिर चुनाव नहीं होते, चुनाव हमेशा सामान्य स्थिति में होते। यदि चुनाव हो रहे हैं, 6 चरण चल गए हैं, 7वां चरण बाकी है, 4 तारीख को काउंटिंग है, सामान्य स्थितियां है, ऐसे सामान्य स्थिति में असामान्य बातें क्यों करना? क्योंकि क्या आप जान गए हैं कि आने वाले नतीजे भी असामान्य होंगे, और आप सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, सत्ता में बना रहना चाहते हैं। एक और चर्चा है सर, सुनने में आ रहा है कि नीतीश चाचा 4 जून के बाद पलट जाएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 4 जून के बाद पलटने वाले हैं। देखिए क्या है प्रज्ञा जी, जो लगातार पलटी खाता है उसके पलटने के दूसरे दिन से फिर शुरू हो जाता कि अभी ये पलटी खाएगा। ये जिस दिन आरजेडी में चले जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर तीसरे दिन से चर्चा चालू हो जाएगी कि नीतीश जी अब फिर एक बार पलटी खा के बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि वो आदतन पलटूराम हो गए। यदि पलटी नहीं मारते तो वो बहुत असहाय हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यदि भाजपा, फिर हाइपोथेटिकल पे आता हूं, भाजपा यदि 235 पे अटक जाती है और भाजपा में घमासान होकर नया नेतृत्व उभरता है इन दोनों गुजरातियों को छोड़ के, तो फिर एक नए एनडीए का गठबंधन होगा। उस एनडीए में कौन कौन जा सकते हैं? जो लोग न्यूट्रल है वो जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान एनडीए में क्या है? कुछ भी नहीं है। एक नीतीश बाबू है और कौन है? चंद्रबाबू नायडू का रिकॉर्ड है, जिसके साथ चुनाव लड़ा उसके साथ कभी नहीं रहे हो सरकार में। तो हु इज देयर इन एनडीए? तो नया नेतृत्व अपने
व्यक्तिगत संबंधों से क्या नया एनडीए का गठबंधन करेगा और वो आंकड़ा पूरा करेगा 280 तक का, ये देखना है। तो ये सब 4 तारीख के गर्भ में रखा है। उसके बाद चुनाव आयोग फिर बाकी जगह पे भी कैसा परसेंटेज बढ़ाता है ये भी पता नहीं है, उस परसेंटेज में क्या होता है ये भी पता नहीं है। चुनाव आयोग की चली तो 304 क्या चुनाव आयोग को पड़ी तो 700-800 की सीट दे देंगे, बांग्लादेश भूटान की भी सीटें दे देंगे। वो राजीव कुमार इतने मोर लॉयल देन द किंग हो गए। लॉयल्टी दिखाने के लिए क्या है, साहब आपने 400 बोला, मैंने तो 800 ही दे दी। अच्छा, मोदी जी ने एक और शगुफा छोड़ा है सर, कह रहे हैं संडे जो है वो ईसाइयों का दिन है, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे सर? नहीं, रविवार मेरे यहाँ तो रवि से सूर्य देव का समर्पित दिन कहलाता होता है। सर पे सूर्य को समर्पित दिन कहता है। हमारे यहाँ सोमवार मंगलवार हर भगवान के दिन। सोमवार हमारे यहाँ शिव जी का माना जाता है, मंगलवार हमारे हनुमान जी को, बुधवार गणेश जी का है, गुरुवार गुरु का है, शुक्रवार माता लक्ष्मी का है, शनिवार शनि भगवान का है, रविवार सूर्य देवता का है। हाँ। ये 7 दिन हमारे यहाँ इन सब इस पे रखे हुए हैं। अब मोदी जी संडे को मतलब समझ में नहीं आता, उन्होंने क्या कोई चर्च में जाता है इसलिए, लेकिन रविवार के दिन मैं स्वयं जिस परिवार से आता हूँ, अनखड़े परिवार का, तो हमारा जो देवता है वो शेषनाग है और उसकी पूजा संडे को उसका दिन माना जाता है हमारे इसमें। तो मेरे यहाँ संडे के दिन तो बाकायदा मंदिर में जाके पूजा होती है। शेषनाग जो नाग देवता का जो मंदिर हमारे पुश्तैनी गांव में, और वो मेरे परिवार में था पूजा का अधिकार। तो मेरे परिवार में आज भी हमारे जो अब हमारा परिवार तो रहता नहीं, तो जो इमीडिएट परिवार है वो हर संडे को जाके उस मंदिर में पूजा करता है। तो अब मैं क्या कहूँ, मैं भी क्रिश्चियन हो गया हूँ, सारे वानखड़े क्रिश्चियन हो गए कि संडे को पूजा करने जाते हैं। तो अभी तक तो मुसलमानों से दिक्कत थी, अब ईसाइयों से भी हो गई। मुझे तो अभी दया आ रही है प्रज्ञा जी। एक तो मोदी जी की उम्र हो गई है और भयानक प्रेशर है, क्योंकि पूरी दामोदमार उन पे है। यदि कल चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी जीतते नहीं, लोग कहेंगे कि चाणक्य ने जीता है, और यदि हार गए तो बोलेंगे मोदी का ब्रांड खत्म हो गया, मोदी हार गए। तो वो टेंशन कितना है मैं जानता हूँ। उस टेंशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है मानसिक रूप से वो बहुत अब ज्यादा परेशान है। उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की जरूरत है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक समय मेरे पे भी आएगा, मैं भी इस उम्र पे जाऊंगा तो मैं भी ऐसी कुछ बातें करूंगा, तो मेरा बेटा धीरे से किसी डॉक्टर को लेके आएगा कि जरा पापा को देख लो, हमारे पापा की बड़ी अजीब सी बातें करते हैं कि मैं पैदा ही नहीं हुआ, मैं भगवान से, मैं भगवान से नहीं, वो भले ही कहे कि वो भी बायोलॉजिकल है, उन्होंने भी मां के कोख से जन्म लिया, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये जब बोलते कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, यही लगता है कि कुछ साइकिक प्रॉब्लम है, थोड़ा एक मानसिक संतुलन खो दिए हैं। फिर वो बहुत जो खुद का बोला हुआ ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो अमित देवगन के कितने जोर से चिल्लाए, ये शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, कब कहा हमने ऐसे। फिर कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए बोलूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रह नहीं पाऊंगा भाई, हिंदू मुसलमान करूंगा तो। और पूरे भाषण में यही कह रहा है। अभी एक जगह इंटरव्यू में कहा कि मैं अविनाशी हूं, हिंदू धर्म में अविनाशी सिर्फ शिव है, तो उन्होंने अपने आप को शिव भी बता दिया। लेकिन आप बैकफुट पर आते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन समाज से मेरे बड़े मीठे ताल्लुकात हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं कि मुसलमान तो मैं बचपन में तो मैं ईद के दिन मुसलमानों के घर में खाना खाता था। तो मुसलमान वो कहते कि मैंने तो भाई युद्ध रोका है, मैंने इजराइल को कहा कि भाई रमजान का महीना चल रहा है, आप बात करें। अब मोदी जी मुसलमानों की चिंता, मोदी जी को पैलेस्टाइन में, हमास की चिंता है मोदी जी को, लेकिन भारत के मुसलमानों की चिंता नहीं। उनको आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दे सकते, बाकी जगह रिजर्वेशन की बात आई, मैं धर्म पे रिजर्वेशन नहीं देना चाहता हूं। तो भाई साहब आपकी अकल क्या गई थी जब बाइक चलने गई थी, जब आंध्र प्रदेश में आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ टीडीपी का, जिसपे आपके कमल का भी फोटो है। आप कब्रिस्तान और मंदिर कहते हैं, वहां मस्जिदों को 5,000 रुपए महीने मेंटेनेंस फी देने की बात कर रहे हैं। नूरा कारपोरेशन बना की बात कर रहे हैं कि जहाँ रिलीजियस बेस्ड कारपोरेशन होगा, जहाँ पे 100 करोड़ रुपए हर साल देने की बात हो रही है। कभी कोई बात ऐसे ही नहीं कहते हैं,
लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बैकफुट पर आ गए हैं। पहले मंगलसूत्र की बात कही, उसके बाद कभी नहीं बोले, मंगलसूत्र की बात, भैंस की बात। ये मंगलसूत्र की बात आई कहां से, किसने बताया? ये असंबद्ध बोलने लगे, खुद को मुजरा पर कॉन्ट्रडिक्ट आ करने गए, लगे, मुजरा पर आ गए। तो ये सारी बातें, क्योंकि देखिए मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे अभिभावक हैं, उनकी उम्र भी पिता समान, तो मेरे प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा चिंता करना लाजमी है, ये इसमें व्यंग नहीं। मैं दिल से कह रहा हूं कि मुझे बड़ी चिंता होती है उस इंसान की। उनको अब ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। लेकिन सर अब नहीं बोलते हैं। एक बार मतलब पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे, पांचवें, छठे तक तो जो बातें कही, फिर बैकफुट पर आते चले गए। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये क्या नरेंद्र मोदी की कोई रणनीति है, या फिर हार के डर की वजह से उनको बार बार बैकफुट पर आना पड़ रहा है, विषय से हटना पड़ रहा है? प्रज्ञा जी, जो चलेगा नहीं उसको कैसे चलाएंगे? आपने वो मंगलसूत्र वाली तो बात बिना चलने वाला तीर तो मारते नहीं थे ना नरेंद्र मोदी। उनका तो तीर हमेशा एकदम नहीं अर्जुन चला की ना, तरह निशाने पर पड़ता था। नहीं चला। वो अर्जुन जिसने महाभारत जीता, विश्व पितामह से लेके तमाम बड़े अथी महारथी को हराया, वो अर्जुन जब द्वारका से बची हुई यादवों की स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जा रहा था, तो रास्ते में भीलों ने हमला किया, तो अर्जुन भील से भाग गए। अर्जुन का पराजय किया भीलों ने। अब आप कहेंगे कि अर्जुन का तो तीर था। समय बलवान होता है प्रज्ञा जी। यदि समय आपका बुरा हो तो आप ऊंट पे बैठे हो तो भी कुत्ता काट के जाता है। तो जो तीर चलते थे वो तीर चलना मना कर रहे। रथ फंस गया तो फिर कर्ण ब्रह्मास्त्र बोल गया। यहां रथ फंस गया है। तो और सर समय की बात है। समय से याद आया सर, राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत खर्चा होता है कह रहे हैं। अरे नहीं, मैंने तो यही कहा ना, 2024 में यदि ये 370 के पास आ गए तो ये कहेंगे कि अभी 20-25 साल चुनाव नहीं होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी बोलेंगे। क्या फायदा चुनाव करवा के, क्या फायदा? आने तो हमको ही है भाई। जिनके पास इलेक्शन कमीशन भी हो, जिनके पास मशीनें भी हो, जिनके पास एवरेज करने की बात भी हो, जिनके पास सर्वोच्च न्यायालय भी हो, वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना रामगढ़ के वासियों को, कि तुम्हें क्या लगता है ये ठाकुर बजाएगा तुम्हें मेरे ताप से, या ये ठाकुर के 2 लाए हुए गुंडे बचाएंगे? मेरे से तुम्हें कोई बचा सकता है तो स्वयं गब्बर बचा सकता है। तो 70 मिलने पर बात तो यही डायलॉग होगा गब्बर सिंह का। तुम्हें क्या लगता है राहुल गांधी, अखिलेश बचाएंगे? ये इंडी गठबंधन बचाएंगे? तुम्हें यदि कोई बचा सकता है तो मैं ही बचा सकता हूँ। पुण्य तो बोल ही रहे हैं कि 5 किलो अनाज का पुण्य अगर मिल रहा है तो हमारी वजह से मिल रहा है, और पुण्य लेने के लिए वोट दीजिए। आप पुण्य लेने के लिए वोट दीजिए, बिल्कुल। ये वो अन्नदाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दान किसको कहते हैं? कि दाएं हाथ ने दिया हुआ दान बाएं हाथ को पता नहीं चलता। बता के दिया हुआ दान नहीं होता, वो गरीबों का मजाक उड़ाना होता है। आज मोदी जी ने ऐसा कह के 81 करोड़ परिवार का मजाक उड़ाया। ये पाप है या पुण्य है? समय बताएगा। सर 7वां चरण, चलिए 7वां चरण किसकी तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? अंतिम सवाल। सेम स्लाइडिंग अब रुकेगी। अच्छा, आज की अभूतपूर्व रैली की रिपोर्ट आई होगी आपके पास, देखिए। बिल्कुल बहुत जबरदस्त रैली रही। बस आप समझ में आ जाएगा क्या है। लेकिन सर रैलियों की भीड़ वोटर्स में तब्दील होती है क्या? ये भी एक सवाल होती है। सिस्टम चाहिए। इस बार सिस्टम है, इसलिए सिस्टम है कि जनता खुद सिस्टम बना रही है।
जनता खुद सिस्टम बना रही। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने आज समय दिया। आज 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 योगी जी का एक इंटरव्यू हुआ है एक चैनल पे। हाँ हाँ। इसमें योगी जी को सवाल पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बदलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो प्रोपेगेंडा है और मैं तो योगी हूँ, मैं तो पार्टी के लिए मरता हूँ, पार्टी के लिए जीता हूँ। योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। हाँ, पॉइंट टू बी और नोटेड सर। योगी जी ने जो कहा कि मैं पार्टी के लिए, मैं आध्यात्मिक, देखिए कोई भी नेता जब आध्यात्मिक बात करने लगता है ना तो समझ जाना चाहिए कि वो चुनाव हार रहा है, बाजी उसके हाथ से निकल गई। लेकिन ये योगी जी ने कहीं दूसरा एक तीर तो नहीं मारा, क्योंकि आने वाला बचा हुआ जो सेक्टर है, बची हुई सीटें जो है, वो सीटें है जो योगी जी के कुछ प्रभाव रखता है। बिल्कुल मतलब प्रभाव रखता है। गोरखपुर से लेके बलिया तक वो जो पट्टी पूर्वांचल है, है सर, बिल्कुल। पूर्वांचल वाली पट्टी है, और वहां पे चुनाव जितवाना मुश्किल है लेकिन हारवाना बहुत ईजी। योगी जी अपनी युवा वाहिनी से कई बार बीजेपी को पटकनी दे चुके हैं उस क्षेत्र में। तो योगी जी का ये कहना कि आपने वोटर को ये मैसेज तो नहीं कि चुनाव के बाद आपके योगी जी को शायद ये निकाल दे, सोच समझ के वोट देना। बिल्कुल। देखिए हम तो विश्लेषक हैं, हम तो कई एंगल से बात करते हैं, क्योंकि जब योगी, मोदी और अमित शाह की बात करें तो हमें कैरम बोर्ड नहीं, हमारे सामने चेस बोर्ड होता है। बिल्कुल। तो कौन कौन सी गोटी कहाँ घुमाता है और उससे कितनी जगह इम्पैक्ट होता है, ये स्टडी करना पड़ता है। या तो अखिलेश, अगर ये राहुल बात तो गांधी नहीं सच है कि होते। सर अभी तक योगी आदित्यनाथ ने सामने आकर ये सफाई, हालांकि योगी जी के लिए ना अमित शाह बोले ना मोदी बोले, योगी जी अपने लिए बोले तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं तो मुख्यमंत्री रहूंगा जी, मैं हूं, मुझे कौन हटाने की हिम्मत करता है, या फिर ना 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 नरेंद्र ना, ये मोदी नहीं जी बोला। मुझे क्यों हटाएंगे, वो तो नहीं मेरे नहीं, गुरु हैं। वो दार्शिक हो गए, वो दार्शनिक हो गए कि मैं हाँ। योगी हूँ, मुझे लाभ बिल्कुल। नहीं, किसी किसी चीज का लालच नहीं, मैं पार्टी के प्रिंसिपल्स और विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। तो आप समझ जाइए, सनातन के लिए कुर्सी ठुकरा भी सकता हूँ, एक नहीं कई बार, ये भी बोला कई उन्होंने। बार कई बार। जब कुर्सी जा ही रही है तो बोलना अच्छा है। जब प्रज्ञा जी। जी ने बोल ही दिया कि अशोक वानखेड़े हमारे शो में कल से नहीं आएंगे और मुझे पता पड़ा, तो मैं पहले ही बोल देता कि हमने प्रज्ञा जी को छोड़ दिया, कौन जाएगा उनके चैनल पे। कैसी बात कर रहे हैं सर, ठीक दर्शक आपको सुनने के लिए है। इतने सारे मैंने, कमेंट्स करते हैं, मेल करते हैं। अरे बेटा मैंने उदाहरण दिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद बड़े धन्यवाद विस्तार से धन्यवाद बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के तमाम धन्यवाद। सवालों के जवाब हमने लिए, जो सवाल लगातार हमसे पूछ रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब देना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो सवाल है जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया पर दबे जा रहे हैं, छुपे जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, फिर मिलेंगे नई चर्चा में। नमस्कार।